लखनऊ आज सिर्फ एक राजनीतिक शहर नहीं बल्कि गम में डूबा एक परिवार दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा ने हर किसी को भावुक कर दिया। घर से बैकुंठ धाम तक निकली अंतिम यात्रा में सिर्फ बड़े राजनीतिक चेहरे ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। हर किसी की आंखें नम थीं और माहौल पूरी तरह गमगीन दिखाई दे रहा था। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर जब घर से बाहर लाया गया तो परिवार के लिए वो पल सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। पत्नी अपर्णा यादव अपनी दोनों बेटियों के साथ लगातार खुद को संभालने की कोशिश करती नजर आई। देर रात तक वो शव के पास बैठी रही। जैसे ही एम्बुलेंस घर के बाहर पहुंची और अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई, माहौल और ज्यादा भावुक हो गया। सूत्रों के मुताबिक एम्बुलेंस देखकर अपर्णा यादव और बच्चियां बेहद भावुक हो गईं। कुछ देर तक परिवार के लोग उन्हें संभालते रहे। वहां मौजूद रिश्तेदार और करीबी लोगों की आंखें भी नम हो गई ये सब देख। परिवार के करीबी बताते हैं कि प्रतीक यादव अपने परिवार के बेहद जुड़े हुए थे, खासकर अपनी बेटियों के बेहद करीब थे। यही वजह थी कि अंतिम विदाई का वो पल हर किसी को भीतर तक झकझोर गया। अंतिम यात्रा में एक और चीज जिसने लोगों का ध्यान खींचा वो थी शव वाहन पर लगी प्रतीक यादव की तस्वीर। इस तस्वीर में वो अपने पालतू कुत्तों और बंदर के साथ दिखाई दे रहे थे। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि प्रतीक को जानवरों से बेहद लगाव था। वो अपने पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा मानते थे। यही वजह रही कि अंतिम यात्रा में उनकी वही तस्वीर सबसे आगे लगाई गई। तस्वीर देखकर कई लोग भावुक हो उठे। घर से निकलने के बाद अंतिम यात्रा थोड़ी देर के लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी रुकी। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं के बीच गहरा दुख दिखाई दे रहा था। कई लोग लगातार यही कहते नजर आए कि प्रतीक राजनीति से दूर जरूर रहते थे, लेकिन उनका व्यवहार बेहद सरल और शांत था। परंपरा के अनुसार शमशान घाट पहुंचने से पहले पार्थिव शरीर को 5 बार जमीन पर रखा गया। इस दौरान पूरे रास्ते प्रतीक यादव अमर रहे के नारे भी सुनाई दिए। अंतिम यात्रा के दौरान कई लोग रोते हुए दिखाई पड़े। स्वामी अवधेशानंद गिरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव समेत कई नेताओं ने अंतिम दर्शन किए। खुद सीएम योगी भी पहुंचे थे। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कई दलों के नेताओं ने भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। डॉक्टरों के मुताबिक प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इस बीमारी में खून का थक्का फेफड़ों में फंस जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। रिपोर्ट में शरीर पर 6 चोटों के निशान भी पाए गए, जिनमें कुछ पुरानी और कुछ हाल की बताई जा रही है। विसरा सुरक्षित रख लिया गया है और आगे जांच जारी है। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का यूं अचानक चले जाना सिर्फ यादव परिवार ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी गहरा भावुक क्षण बन गया। अंतिम यात्रा के दौरान हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, एक ऐसा शख्स जो राजनीति की चकाचौंध से दूर रहकर परिवार, फिटनेस और अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था, वो इतनी जल्दी सबको छोड़कर चला गया। आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से लेकर लखनऊ की सड़कों तक सबको स्तब्ध कर दिया है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। महज 38 साल की उम्र में फिटनेस का जुनून था और फिर अचानक से ये खबर आती है जो सबको हिला गई। लेकिन क्या ये मौत उतनी ही सीधी है जितनी दिखाई दे रही है? आखिर उस रात किचन में ऐसा क्या हुआ कि एक जिम फ्रीक इंसान बेसुध गिर पड़ा? मौत के वो 7 घंटे और जिम पार्टनर के वो दावे, आज हम इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे और समझेंगे कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। दर्शकों, सुबह 6 बजे सिविल हॉस्पिटल का वो सन्नाटा। तारीख 13 मई 2026 और लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में अमूमन सुबह की हलचल शुरू ही हुई थी कि तभी एक हाई प्रोफाइल गाड़ी वहां आकर रुकती है और अंदर प्रतीक यादव थे। डॉक्टरों ने जांच की, पल्स चेक की, लेकिन दिल की धड़कन खामोश हो चुकी थी। हॉस्पिटल में उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया और खबर आग की तरह फैली। जिस घर से यूपी की राजनीति चलती थी वहां मातम पसार गया। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। प्रतीक के करीबी मुकेश बहादुर सिंह ने बताया कि प्रतीक घर के किचन में बेसुध पाए गए। एक ऐसा इंसान जो अपनी फिटनेस के लिए जाना जाता था, जो खुद जिम चेन का मालिक था, वो अचानक घर में किचन में दम कैसे तोड़ देता है? रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक मौत के उन 7 घंटों में क्या हुआ? प्रतीक के जिम पार्टनर सर्वेश पांडे ने जो खुलासा किया है वो पुलिस के लिए भी जांच का विषय बन गया है।
सर्वेश के मुताबिक कहानी रात 11 बजे ही शुरू हो गई थी। रात को प्रतीक की तबीयत बिगड़ी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने इलाज किया और हालत में सुधार देख उन्हें घर वापस भेज दिया। अब सवाल यह है कि अगर रात को हालत इतनी गंभीर थी तो उन्हें ऑब्जर्वेशन में क्यों नहीं रखा गया? घर लौटने के बाद सुबह अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो दोबारा हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाए? जिम कोच अभय शर्मा जो 2012 से उनके साथ थे, उनका कहना है कि प्रतीक भैया फिटनेस को लेकर बहुत सजग थे, लेकिन पिछले 1.5 महीने से उन्होंने जिम आना कम कर दिया था। क्या उन्हें अपनी सेहत के बिगड़ने का अंदाजा पहले से ही लग गया था? दर्शकों, अब इनकी मेडिकल हिस्ट्री बताते हैं, सर्जरी, क्लॉट और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताते हैं। हकीकत यह है कि प्रतीक अंदरूनी तौर पे काफी समय से जूझ रहे थे। खबर है कि उन्हें लंग्स की यानी फेफड़ों की गंभीर समस्या थी और मेडिकल टर्म्स में कहें तो शायद उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म था, यानी लंग्स में ब्लड क्लॉट की शिकायत। अभी 7 दिन पहले ही उनके बाएं पैर की सर्जरी हुई थी और 30 अप्रैल को भी उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर मान रहे हैं कि पैर की सर्जरी के बाद अक्सर ब्लड क्लॉट्स ट्रैवल करते हैं और अगर वो हार्ट या लंग्स तक पहुंच जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। क्या यही फैक्टर वो साइलेंट किलर था जिसने प्रतीक यादव की जान ले ली? आइए आपको ये भी बताते हैं कि उस रात घर में कौन था। जब ये हादसा हुआ, उनकी पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ में नहीं थी। वे असम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गई थी। घर में उनकी बेटी, स्टाफ और सुरक्षा कर्मी थे। अपर्णा फोन पर लगातार अपडेट ले रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये कॉल आखिरी हो सकते हैं। खबर मिलती है वो बदहास होकर लखनऊ के लिए रवाना हो जाती हैं, लेकिन दर्शकों, कितनी दर्दनाक बात है कि पत्नी को कॉल पे पता चला कि भैया उसके पति अब शायद नहीं रहे। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती है। डीसीपी सेंट्रल जोन की टीम ने विक्रमादित्य मार्ग स्थित उनके आवास पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और प्रतीक के कमरे को सील भी कर दिया गया है। उनका मोबाइल फोन और लैपटॉप पुलिस के कब्जे में है। फॉरेंसिक टीम ने घर से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ये जानना चाहती है कि क्या रात को दी गई दवाइयों का कोई रिएक्शन हुआ, कहीं कोई गलत दवाई तो नहीं खिलाई गई या फिर किचन में गिरने की कोई और वजह थी। प्रारंभिक पोस्टमार्टम में शरीर पर कोई बाहरी चोट तो नहीं मिली है, लेकिन विस्केरा और हार्ट के सैंपल्स को प्रिजर्व कर लिया गया है और असली सच्चाई अब लैब की रिपोर्ट ही बताएगी। अब दर्शकों, प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन अपनी आयरन कोर फिट जिम चेन के जरिए उन्होंने लखनऊ के यूथ में एक अलग पहचान बनाई थी। 2015 में शुरू हुआ उनका ये सफर 2026 में इस तरह खत्म होगा, किसी ने नहीं सोचा था। जिम के स्टाफ की आंखों में आंसू है। आयरन कोर फिट जिम आज बंद है, वहां सिर्फ सन्नाटा है और वो यादें जब प्रतीक खुद वहां घंटों पसीना बहाते थे। मुलायम सिंह यादव के कुनबे के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है और अखिलेश यादव के लिए ये अपने भाई को खोने का बहुत बड़ा गम है। तो बीजेपी नेता अपर्णा यादव के लिए तो अपनी पूरी दुनिया उजड़ने जैसा है। फिलहाल सबकी नजरें पोस्टमार्टम की डिटेल्ड रिपोर्ट पर है। क्या ये सिर्फ एक मेडिकल फेलियर था या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अभी तक सामने नहीं आई है? प्रतीक यादव की मौत ने पूरे देश में सवालों, अटकलों और सोशल मीडिया पर फैल रही तमाम साजिश की थ्योरीज को जन्म दे दिया है। इंटरनेट पर लगातार ये दावा किया जा रहा था कि उनकी मौत स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से हुई। वजह भी साफ थी, प्रतीक यादव फिटनेस के बेहद शौकीन थे, जिम के ओनर थे। उनका शरीर काफी मस्कुलर और एथलेटिक था, लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है उसने इस पूरे मामले को बिल्कुल अलग मोड़ दे दिया है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक उस डॉक्टर से खास बातचीत की गई जो पिछले कई वर्षों से प्रतीक यादव का इलाज कर रही थी। नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर डॉक्टर ने जो जानकारी दी, उससे पहली बार साफ हुआ कि प्रतीक एक बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। ये बीमारी थी डीवीटी, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी एक ऐसी मेडिकल स्थिति होती है जिसमें शरीर की गहरी नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं। आमतौर पर यह समस्या पैरों की नसों में होती है। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब यही थक्का टूटकर फेफड़ों तक पहुंच जाए। ऐसी स्थिति को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है, जो कई बार जानलेवा साबित होती है। करीब 5 साल पहले प्रतीक यादव सीने में दर्द और सांस फूलने की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे थे। बाहर से देखने पर वे पूरी तरह फिट नजर आते थे, लेकिन जांच में ये गंभीर बीमारी सामने आई। इसके बाद से वे लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थे। उन्हें लंबे समय तक ब्लड थिनर यानी कि खून पतला करने वाली दवाएं दी जा रही थी।
समय समय पर उनकी जांच भी होती रहती थी। 29 अप्रैल तक सब कुछ सामान्य बताया जा रहा था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द, सांस लेने में दिक्कत और चक्कर आने के बाद वे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया। शुरुआती इलाज के बाद कुछ दिनों तक उनकी स्थिति स्थिर भी नजर आई, लेकिन फिर 1 मई को एक ऐसा फैसला हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रतीक यादव ने डॉक्टरों से कहा कि वे अस्पताल छोड़कर घर जाना चाहते हैं। मेडिकल भाषा में इसे लामा कहा जाता है, यानी डॉक्टर की सलाह के खिलाफ अस्पताल छोड़ना। डॉक्टरों ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की कि आईसीयू छोड़ना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी लगातार उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रतीक अपने फैसले पर अड़े रहे। आखिरकार उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और अस्पताल छोड़ दिया। घर लौटने के बाद भी उनकी देखभाल जारी रही। 3 नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उनकी निगरानी में तैनात थे। डॉक्टर लगातार संपर्क में थी, लेकिन 13 मई 2026 की सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब सबसे अहम बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। रिपोर्ट में कहीं भी स्टेरॉइड्स या फिर ड्रग्स या फिर किसी नशीले पदार्थ के इस्तेमाल का जिक्र नहीं है। मौत की वजह फेफड़ों में गंभीर रक्त अवरोध यानी पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म और उससे हुई हाई रेस्पिरेटरी फेलियर बताई जा रही है। यानी 5 साल से नियंत्रित किया जा रहा जो थक्का था वो आखिरकार जानलेवा साबित हुआ। पोस्टमार्टम में शरीर पर कुछ चोटों के निशान मिले थे, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें होने लगी, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक ये चोटें गिरने की वजह से थी। कुछ चोटें पुरानी थीं, जबकि कुछ अंतिम दिनों में दोबारा गिरने से लगी थीं। चूंकि वे ब्लड थिनर ले रहे थे, इसलिए मामूली चोट भी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही थी। डॉक्टरों ने साफ कहा कि इन चोटों को किसी साजिश या हमले से जोड़ना गलत होगा। प्रतीक यादव की इस कहानी में इतना ही, लेकिन प्रतीक यादव की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सोशल मीडिया पर जो इंसान फिट दिख रहा है, सब कुछ सही दिख रहा है, उसकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है उसका हमें अंदाजा भी नहीं होता है। तो अगर हम किसी की जिंदगी पर ऐसे ही टिप्पणियां करते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो दिखाई दे रहा है सब वही सच है, तो आप समझिए कि ये कहानी हमें एक जो दूसरा रूप दिखा रही है, जो कि इतनी खतरनाक है, इतनी दर्दनाक है। लखनऊ आज सिर्फ एक राजनीतिक शहर नहीं बल्कि गम में डूबा एक परिवार दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा ने हर किसी को भावुक कर दिया। घर से बैकुंठ धाम तक निकली अंतिम यात्रा में सिर्फ बड़े राजनीतिक चेहरे ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। हर किसी की आंखें नम थीं और माहौल पूरी तरह गमगीन दिखाई दे रहा था। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर जब घर से बाहर लाया गया तो परिवार के लिए वो पल सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। पत्नी अपर्णा यादव अपनी दोनों बेटियों के साथ लगातार खुद को संभालने की कोशिश करती नजर आई। देर रात तक वो शव के पास बैठी रही। जैसे ही एम्बुलेंस घर के बाहर पहुंची और अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई, माहौल और ज्यादा भावुक हो गया। सूत्रों के मुताबिक एम्बुलेंस देखकर अपर्णा यादव और बच्चियां बेहद भावुक हो गईं। कुछ देर तक परिवार के लोग उन्हें संभालते रहे। वहां मौजूद रिश्तेदार और करीबी लोगों की आंखें भी नम हो गई ये सब देख। परिवार के करीबी बताते हैं कि प्रतीक यादव अपने परिवार के बेहद जुड़े हुए थे, खासकर अपनी बेटियों के बेहद करीब थे। यही वजह थी कि अंतिम विदाई का वो पल हर किसी को भीतर तक झकझोर गया। अंतिम यात्रा में एक और चीज जिसने लोगों का ध्यान खींचा वो थी शव वाहन पर लगी प्रतीक यादव की तस्वीर। इस तस्वीर में वो अपने पालतू कुत्तों और बंदर के साथ दिखाई दे रहे थे। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि प्रतीक को जानवरों से बेहद लगाव था। वो अपने पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा मानते थे। यही वजह रही कि अंतिम यात्रा में उनकी वही तस्वीर सबसे आगे लगाई गई। तस्वीर देखकर कई लोग भावुक हो उठे। घर से निकलने के बाद अंतिम यात्रा थोड़ी देर के लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी रुकी। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं के बीच गहरा दुख दिखाई दे रहा था। कई लोग लगातार यही कहते नजर आए कि प्रतीक राजनीति से दूर जरूर रहते थे, लेकिन उनका व्यवहार बेहद सरल और शांत था। परंपरा के अनुसार शमशान घाट पहुंचने से पहले पार्थिव शरीर को 5 बार जमीन पर रखा गया। इस दौरान पूरे रास्ते प्रतीक यादव अमर रहें के नारे भी सुनाई दिए। अंतिम यात्रा के दौरान कई लोग रोते हुए दिखाई पड़े। स्वामी अवधेशानंद गिरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव समेत कई नेताओं ने अंतिम दर्शन किए। खुद सीएम योगी भी पहुंचे थे। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कई दलों के नेताओं ने भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। डॉक्टरों के मुताबिक प्रतीक यादव पिछले कुछ समय से पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इस बीमारी में खून का थक्का फेफड़ों में फंस जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। रिपोर्ट में शरीर पर 6 चोटों के निशान भी पाए गए, जिनमें कुछ पुरानी और कुछ हाल की बताई जा रही है। विसरा सुरक्षित रख लिया गया है और आगे जांच जारी है। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का यूं अचानक चले जाना सिर्फ यादव परिवार ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी गहरा भावुक क्षण बन गया। अंतिम यात्रा के दौरान हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, एक ऐसा शख्स जो राजनीति की चकाचौंध से दूर रहकर परिवार, फिटनेस और अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था, वो इतनी जल्दी सबको छोड़कर चला गया। प्रतीक यादव जी के बारे में हमें पता चला, जिसका हमें बहुत ही अफसोस है। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। तो इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयाँ रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ। सर, शुरुआती रिपोर्ट्स कह लीजिए या फिर अपुष्ट खबरें जिनमें दावा किया जा रहा था कि प्रतीक यादव की डेथ फेफड़े में उनके खून जमा होने की वजह से हुई है। लंबे वक्त से वो इलाज करा रहे थे और आखिरकार बुधवार यानी कि आज के दिन उनका निधन हो गया। सर, इसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या इनपुट्स मिल रहे हैं और ये किस तरह की बीमारी है जो जान भी ले सकती है? देखिए, ऐसा है कि यंग जब डेथ होती है, यंग मानते हैं जब 60 साल से नीचे या 70 साल से नीचे उसको यंग ही मानते हैं। तो उसमें हमेशा ये सोचा जाता है कि क्या कारण है। मोस्ट कॉमन कॉज तो आजकल हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन हार्ट अटैक भी किसी को किसी समय हो सकता है। जब से कोविड हुआ है, हार्ट के अंदर खून की नसों में थक्का जम जाता है, बहुत बनता है और पहले से कोई तकलीफ नहीं होती। कई बार एंजाइना होता भी नहीं है और पेशेंट को दिल का दौरा पड़ के आकस्मिक हो जाती है। लेकिन इनके केस डिफरेंट है। हमारे सबसे पहले तो मेरी बड़ी संवेदना है पूरे समाजवादी पार्टी से और बाकी प्रतीक यादव जी के और मैडम उनकी वाइफ और बच्चों से, कि ऐसा मृत्यु कभी भी बहुत ही दुखद होती है। और जो आपने बात बताई कि खून की नस का क्या फेफड़े में जो धक्का जमता है, होता क्या है, एक बीमारी होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये होता है पैर की नसों में अगर रुकावट किसी वजह से खून जम जाए पैर की नसों में, तो ऐसी कंडीशन में चूंकि पैर की नस आगे जाके इंफीरियर वेना केवा और हार्ट में जाके सारे नस जो जारी है, पूरी बॉडी को वीनस ब्लड जो होता है पूरी बॉडी की, वो पहुंचता है सीधे हार्ट में और हार्ट से लंग्स में जाता है। उसको वहाँ पे ऑक्सीजनेट होता है और फिर हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। मैं बहुत अच्छी तरह समझाना चाहूँगा फिर से दर्शकों के लिए। सारा वीनस ब्लड होता है, मतलब वेन। हार्ट के अंदर पूरे बॉडी में 2 तरह की नसें होती है, एक होती है धमनी, एक शिरा। धमनी मतलब वो आर्टरी होती है, आर्टरी होती है जो नस सप्लाई करती है। जो हम पल्स देखते हैं ना, हार्ट की पल्स एक जो कि सप्लाई कर रही है, लेकिन आगे सप्लाई करके वापस जाएगी। ऐसा तो कंटिन्यू एक तरफ जाएगा तो कैसे काम चलेगा। इट इज एक्चुअली साइकिल। तो जो भी बॉडी में सप्लाई हो रही है, चाहे ब्रेन में हो रही हो, चाहे हार्ट में हो रही हो, चाहे वेन में हो रही हो, चाहे पैर में हो रही हो, वो सारी जो है वापस वेन्स के थ्रू राइट हार्ट में जाती है और राइट हार्ट से फिर लंग्स में जाती है और लंग्स में जाने के बाद वो वापस लेफ्ट हार्ट में आती है, पूरे बॉडी को सर्कुलेट हो जाती है। तो ये साइकिल, तो ये पूरी जो 80 किसी की पल्स है, तो एक मिनट में 80 बार यही पूरी साइकिल हो रही है जी। जब की नसों में, नसें जो होती है वेन्स होती है, आर्टरी में वेन्स होती हैं, अगर किसी वजह से खून का थक्का जम जाता है तो वो खून का थक्का जो है
राइट लर्ट में जाके किसी और जगह दिखा दूँ, वो राइट वाले जाके पहुंच के राइट हार्ट से सीधे लंग्स में जाता है, और लंग्स में अगर बड़ा खून का थक्का है तो ये एकदम रुकावट होता है, चोक हो जाता है, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस लीड्स टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म व्हिच इज ए वेरी कॉमन कॉज ऑफ सडन डेथ। अगर ऐसा हुआ है कि पैर की नसों में खून का थक्का जमा था, पूरी डिटेल मुझे नहीं पता है, पोस्टमार्टम से पता लगे, अगर पैर की नसों में खून जम रहा था और अगर उसको आगे दवाई नहीं दी जाए, हम एंटीकोगुलेंट देते हैं। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है कि खून पतला रखते हैं कॉन्टिन्यूअस, जैसे कुछ पेशेंट बेडरिडन होते हैं, जी स्ट्रोक हो जाता है, बेड पे होते हैं, जो फ्रैक्चर हो जाता है, तो एंटीकोगुलेंट देते हैं जिसकी वजह से खून पतला रहे, जिससे कि पैर की नस में खून का थक्का ना जमे, जिससे कि पैर की नस का खून का थक्का राइट हार्ट में जाके आगे जाके फेफड़े में ना जाए, जिससे कि आकस्मिक मृत्यु या सांस ना फूले। ये एक बहुत ही कॉमन कॉज है, लेकिन एक यंग आदमी है जो बेडरिडन थे कि नहीं थे मुझे पता नहीं है। दूसरी बात है जिम करते थे, एक्सरसाइज करते, तो ऐसे पेशेंट्स में कम होता है। दूसरी एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि जो लोग जिम करते हैं तो वो कुछ स्टेरॉइड लेते हैं, मसल एनहेंसिंग दवाइयाँ लेते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि खून का थक्का जमने को प्रेरित करती हैं। जी अगर ऐसी कोई दवा लेते थे, क्योंकि देखिए वेरी कॉमन दोज हु आर बॉडी बिल्डर दे वांट टू एनहेंस देयर मसल्स, मसल एनहेंसिंग जो दवाइयां होती हैं उसमें स्टेरॉइड भी होता है, कुछ और दवाइयां भी होती हैं, दे हैव ए टेंडेंसी कि वो खून का थक्का बना दें, और खून का थक्का बना तो पैर में दर्द नहीं होता। प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें इट रिमेन्स अनडिटेक्टेड बिकॉज देयर इज नो पेन। कई बार सूजन आती है, हल्की फुल्की आती है, तो लोग उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में खून का थक्का जमा या तो दवाई वजह से हुआ या पेशेंट बेडरिडन है, दोनों बातें हो सकती हैं। दवाई मतलब जो कि मसल एनहेंसिंग दवाइयां होती हैं जो होती हैं, तो अगर वो खून का थक्का जमा और वो आके उसमें फेफड़े में चला गया थ्रू द राइट हार्ट, तो फिर से बताऊंगा वेन, फिर उसका इंफीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरीज एंड देन लंग्स, और लंग्स में चोक कर देता है। उसमें अगर सही समय में अस्पताल पहुंच जाते तो हम लोग मरीज को बचा लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में कई पेशेंट ऐसे आते हैं, हम खून एकदम करते हैं और ठीक हो जाता है। तो लेकिन इट इज ए वेरी कॉमन कॉज सडन डेथ। अगर किसी ने कहा है कि उनको फेफड़े में जमा है तो उसका कारण यही है कि पैर की नस से खून का थक्का, जो दिल का दौरा करता है ना, दिल का दौरा होता है हार्ट की आर्टरीज में, तो खून का थक्का जम गया उसके अंदर, फेफड़े के नस में चला गया और एकदम होता है आदमी और सडन। जी डॉक्टर विवेक, आप जो बता रहे हैं उसी से मिलता जुलता हमारा सवाल भी है। पिछले दिनों देखा गया है काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं, चाहे दक्षिण के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला, वरिंदर सिंह घुमान और सागर पांडे जो कि सलमान खान के बॉडी डबल हुआ करते थे, ये सारे के सारे लोग फिटनेस फ्रीक थे, काफी जिम करते थे, कसरती बदन था उनका, और इन सब की जो डेथ हुई है वो सडन डेथ, किसी की डेथ एक्सरसाइज के दरमियान हुई, किसी की इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज, और फिर इसी तरह की। क्या कारण हो सकता है ये आज की जो फिटनेस फ्रीक जनरेशन है उनको किस तरह के हेल्थ का खतरा रहता है? ये सडन डेथ बहुत सारे जो प्रोसेस हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। आप कुछ बता भी रहे थे कि वो मसल्स को इन्हांस करने वाली दवाएं लेते हैं, शायद इस सब का भी कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है युवाओं के हेल्थ पे। हाँ देखिए, ऐसा ये बात बिल्कुल सही कही है कि कई बार हम लोग सबका पोस्टमार्टम नहीं होता। कई बार हम लोग कहते हैं दिल का दौरा पड़ा। देखिए दिल का दौरा पड़ना ये एक तरह का लंग अटैक है। देखिए एक होता ब्रेन अटैक, लंग अटैक नाम वैसे कॉमन नहीं है लेकिन हम उसको लंग अटैक बोलेंगे। एक होता है ब्रेन अटैक, स्ट्रोक, एक होता है हार्ट अटैक, यानी हार्ट के नस के अंदर खून का थक्का जम जाए और हार्ट संभाल नहीं पाता और रुक जाता है, और ये लंग अटैक है। तो अगर जैसे आपने कहा कुछ लोग को ऐसी डेथ हुई है जैसे कि गाना गा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं, हो सकता है उनके पैर के अंदर क्लॉट हो हल्का सा विच वाज अनडिटेक्टेड, और वो चूंकि एक्सरसाइज करते समय या काम करते समय या चलते समय या डांस करते समय वो हिला, मतलब अपने पैर से निकला और फेफड़े में चला गया विद इन मैटर ऑफ 120 सेकेंड। अगर बड़ा क्लॉट हुआ, हल्का क्लॉट होगा तो सांस फूलेगी, अगर बड़ा क्लॉट हुआ तो वो कंडीशन में द पेशेंट कैन हैव इंस्टेंट डेथ। एवरीबडी नॉट हैव पोस्टमार्टम। अब क्या रुकाव क्या है? मेरे ख्याल से जो जिम वाले लोग हैं जो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं उनको इस तरह की दवाइयां लेते अगर ले रहे हैं जिसके चांसेस हम कहते हैं इवन 1% रिस्क है क्लॉट बनने की, तो उनको भी मैं कहूंगा कि रेगुलर तौर पे वो पैर की नसों के वीनस डॉपलर एक जांच होती है, एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है पैर की नसों का, वो हर 3 महीने कराते रहे।
एक बहुत बड़ा ये रोकथाम, आपके क्वेश्चन से एक बहुत बड़ा दिमाग मेरे बात भी आई। अगर वीनस डॉपलर अपोलो हॉस्पिटल या और जगह भी होता है, वीनस डॉपलर नॉर्मली कराते नहीं लोग, अच्छा, जब पैर में सूजन आ जाती है तब कराते हैं। तो अगर बिना सूजन के भी हर 3-4 इस तरह के जो ज्यादा जिम वाले हैं, जो एक्सरसाइज वाली दवाई खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं चाहूंगा कि उनको हर 3 महीने पे रेगुलरली जिम में लिख दिया जाना चाहिए, या वहां लिख देना चाहिए कि प्लीज डू वीनस डॉपलर एवरी 3 मंथ्स। डॉक्टर एक सवाल और भी है कि आजकल के जो जिम है जहां पर इस तरह के बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, वहां पर ट्रेनर जो होते हैं उनकी भी कुछ ऐसे हेल्थ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो जो वहाँ आते हैं लोग सीखने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो उनको जो जरूरी एहतियात है वो बता सके। क्या अपने देश में ऐसा हो रहा है? आपकी जानकारी में कुछ ऐसे जिम है जहां पर क्वालिफाइड ट्रेनर है जो मेडिकली भी क्वालिफाइड हो? बिल्कुल सही बात है कि जब राजू श्रीवास्तव जी की डेथ हुई थी, आपको याद होगा, और 3 दिन पहले उन्होंने हमारे घर पे खाना खाया था। उनके तो हार्ट पेशेंट थे ऑलरेडी, और वो भी जिम करते करते ही हैज अ सडन कार्डियक अरेस्ट एंड ही कुड नॉट सर्वाइव। 3 दिन भर्ती रहे किसी अस्पताल में, उसके बाद फाइनली उनकी डेथ हो गई। तो जिम के अंदर आई थिंक जैसे जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, बहुत हाई लेवल की एक्सरसाइज होती है। तो जो जिम ट्रेनर है और जिम के जो ओनर हैं और जो वहां पे कर रहे हैं, तो वहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर 1 से वीक भी आ जाए ना, या 1 से डे तो नहीं आएगा, 1 से वीक भी आ जाए, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके बारे में, एक उनकी स्वास्थ्य के बारे में बात कर ले कि कौन सी आप दवा खाए। कई बार तो जिम वालों को बताते भी नहीं, हम तो मसल एनहांसिंग एक्सरसाइज है, इतना ऐड आता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड आते रहते हैं कि आप ये खाइए आपकी मसल्स बढ़ जाएंगी, बट दे ऑल हैव साइड इफेक्ट्स। वन ऑफ द साइड इफेक्ट इज वीनस कंजेशन, मतलब खून का थक्का जमना, कहीं भी जम सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, पैर की नस में भी जम सकता है, कहीं भी है। ये वन ऑफ द स्टेरॉइड का भी एक साइड इफेक्ट है। तो कुछ लोग स्टेरॉइड भी खाते हैं, बहुत लोड भी खाते हैं, जिससे कि हमारी मसल्स और बढ़ जाए और हम ताकतवर हो जाए। तो वो करना आई थिंक आपके जो क्वेश्चन है जागरूकता का देता है कि आप सारे जिम में ट्रेनर होना चाहिए जो कि डॉक्टर्स क्वालिफाइड हो। बिल्कुल, और केवल ड्रग यूज का ही मामला नहीं है डॉक्टर विवेक, मैंने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस में भी देखा है। जिम में हम जब जाते हैं 50 पुशअप्स हो गए, फिर हमारे ट्रेनर होते हैं चलो 50 के बाद अब 60 हो गए, 60 के बाद 80 के बाद 100, वेट हो गया 2 किलो हो गए, ठीक है अब 3 किलो, 3 किलो से 5 किलो, 5 से 10 किलो। सो दे डोंट रियलाइज कि हमारा बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। हम सिर्फ एक्सटर्नल मसल्स देख रहे हैं कि बाइसेप्स बन गए, ट्राइसेप्स बन गए, ये हो गया, वो हो गया, अच्छा दिख रहा है, शेप में आ गया, बट हमारा इंटरनल बॉडी, हमारा जो सिस्टम है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये जो जिम ट्रेनर होते हैं वो कभी नहीं समझ पाते हैं। जो जिम के लिए लाइसेंस दी जाती है उसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखने चाहिए कि वहां पर सर्टिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल वंस इन अ वीक, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं, वो आए। जिम ट्रेनर को भी ऐसे बेसिक्स ट्रेनिंग दी जाए कि जो इंसान आ रहा है ट्रेनिंग के लिए, उसकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से उसे ट्रेनिंग दें, और उसको उसका चेकअप करवाएं कि आफ्टर सर्टेन एक्सरसाइज कैसे उसका बॉडी रिएक्ट करता है। मैं बताना चाहूंगा, जब हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं अपने अस्पतालों में, तो ट्रेडमिल टेस्ट में एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज हम बॉडी की नहीं देखते, हम देखते हैं हार्ट कितनी एक्सरसाइज सहन कर पा रहा है। उसमें हमारा ईसीजी मशीन लगी होती है, और जितने भी ईसीजी मशीन हम देखते रहते हैं कि इस लेवल की एक्सरसाइज के बाद हार्ट की गति हो गई 120, अब इसको रोक देना चाहिए क्योंकि ईसीजी खराब हो गया। अब जितने भी जिम होते हैं वहां पे तो कुछ होता ही नहीं इस तरह का, यू आर डूइंग एक्सरसाइज एंड यू, जब तक ये थक नहीं जाता। इसीलिए हम लोग को बिल्कुल आपने बात सही कही है कि जिम ट्रेनर्स को शुड भी, अब ऐसे इनके केस में तो जिम के समय नहीं हुई कहते इनकी, ही वाज सफरिंग, आई थिंक आई टोल्ड, जैसा कि आप लोग मीडिया बता रही है कि इनको जैसा कि पैर की नस में खून का थक्का था या नहीं था, लेकिन फेफड़े की नस में खून का थक्का गया है ऐसा पता लगा। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन 3 बातें इस आपके प्रोग्राम से निकल के आती हैं। पहली बात तो यह है कि अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइज शुड बी बैंड, नंबर 1। जितने भी जिम के अंदर होता है उसके अंदर हर महीने या 15 दिन पे जो भी जिम कर रहे हैं उनके लिए चेकअप करते रहें। तीसरी बात, जो मसल एनहांसिंग दवाइयां हैं जो खा रहे हैं वो सच बताएं, और उसके खास करके पैरों का वीनस डॉपलर हर 2 महीने पे या 3 महीने पे या 6 महीने पे करते रहें। इससे पहले से पता लग जाएगा कि पैर की नस में क्लॉट जम रहा है। अगर क्लॉट जम रहा है तो उनको एक्सरसाइज बंद कर दी जाए और कुछ दवाई शुरू कर दी जाए जिससे कि वो क्लॉट घुल जाए, वो आगे फेफड़े में ना चला जाए। पैर का नस का जो क्लॉट होता है तो फेफड़े में जाता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है, और इसमें जो है आकस्मिक मृत्यु होने की संभावना कम से कम 50 से 60% लोगों की होती है। जो लोग बच जाते हैं वो अस्पताल पहुंचते हैं। कई बार घर में बैठे बैठे जो बेड रेस्ट पे होते हैं या बेड रिडेन होते हैं, सडन डेथ हो जाती है। हम लोग कहते हैं दिल का दौरा पड़ा, एक्चुअली दिल का दौरा नहीं होता, उसमें यही पैर के खून का नस का जो है वो क्लॉट चलाता है ब्रेन, इसमें लंग्स में चला जाता है,
लंग्स की आर्टरी करीब 3 से 4 2.5 सेंटीमीटर की 2 चौड़ी होती हैं। उसके अंदर खून का थक्का अगर जमा तो पूरा सप्लाई लंग्स की खत्म हो गई और सडनली पेशेंट को शॉक में जाता है और डेथ हो जाती है। तो इसमें अगर पेशेंट अस्पताल में पहुंच जाता है तो उसमें सही होता है। तो इसमें मैं अभी और कोई बात आपको पूछनी है इसके बारे में, इसके अलावा? बस एक सवाल और है डॉक्टर विवेक, उसके बाद हमारे साथी मुकुंद आएंगे। डॉक्टर साहब, पिछले 5-6 सालों में युवाओं में खासकर ये कार्डियक अरेस्ट की, ब्रेन स्ट्रोक की घटनाएं काफ़ी बढ़ी है और कई मर्तबा इसे कोविड महामारी के दरमियान जो वैक्सीनेशन लगाए गए थे उससे जोड़कर देखा जाता है। युवाओं में बढ़ती हार्ट अटैक की समस्या या ब्रेन स्ट्रोक की समस्या, ब्रेन हेमरेज की समस्या को इससे जोड़कर देखा जाता है। दो इसको प्रूव करने के लिए कोई ऐसा ऑथेंटिक सपोर्टिंग डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेंड तो दिख रहा है। युवाओं में हार्ट अटैक काफ़ी बढ़ा है, ब्रेन स्ट्रोक काफ़ी बढ़े हैं। एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर, आपका क्या कहना है इस पे? कोई ऐसे अनुसंधान किए गए हैं पिछले दिनों जिससे ये बात साबित हो या ये बात गलत साबित हो? 4-5 कारण है इसमें। सबसे पहला कारण तो जो अभी तक हम लोग सोच रहे हैं वो कोविड के बाद ज्यादा बढ़ा है जी। तो कोविड वैक्सीन को नहीं हम कहेंगे, कोविड जो वायरस था उसमें स्पाइक प्रोटीन होती थी, वो खून का थक्का जो जमता था, अभी तक उसका इफेक्ट चल रहा है। खून का थक्का जमने की संभावना बढ़ाता है, यानी कि कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा है, मुझे खून का थक्का जम जाए, तो ऐसी कंडीशन में कई बार हाई रिस्क हो जाता है। अब इसके अलावा जो आजकल जो दवाइयां खाते हैं, तो सॉरी, जो आजकल खाना है, कितना जंक फूड है और यहाँ इतना जो ब्लैंकेट है और पता नहीं क्या क्या है, लोग घर में खाना मंगाते हैं। सर्कुलेटेड जो ऑयल होता है, जो रीयूज वाला ऑयल होता है, उसमें ये हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक और लंग अटैक दोनों तीनों बातें कर रहा हूँ, उसकी संभावना बढ़ती है। तो बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, खासकर यंग लोगों को, कि बाहर खाना ना खाए, खाना खाएं। बिल्कुल। बात है जो ऑयल्स बाजार में बिक रहे हैं उसको भी चेक होना चाहिए कि क्या क्या है। ये बड़ा हाई लेवल पे चाहिए रिसर्च, तो अलग बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमें युवा मानसिक तनाव से बचे रहे तो भी काफी फर्क पड़ जाएगा। यानी खुशी का माहौल होना चाहिए। आप धुरंधर टाइप की मूवी आप बना देंगे जहां पे आदमी अंदर उसकी एड्रेनलिन ऊपर नीचे जा रही है, तो हम तो कहते हैं कि ये अलावा भी आई थिंक दिस इज नॉट सच मूवी शुड बी बैड, तो इसमें हम लोग जो बैठ रहे हैं उसको उनके लिए दिक्कत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो जिनकी होती है बॉडी में, जिसकी डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, या किसी को माता पिता को हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है या स्ट्रोक हो चुका है, तो ऐसे लोगों को ये बहुत जरूरी है कि आप उनको कुछ दवाइयां सलाह लेके, स्टैटिन्स है जो कि कोलेस्ट्रॉल की होती है लेकिन वो हार्ट अटैक रोकती है, वो रेगुलर खाते रहे। जब मैं खुद 5 साल से खा रहा हूँ लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर फिजिशियन की सलाह, अगर सारे फिजिशियन भी जागरूक हो जाए, जिनमें हाई रिस्क है, जिनसे ज्यादा है, तो उनको कुछ दवाई दें, जो एंजाइम है, स्टैटिन्स है, ये दवा रेगुलर खाएं तो फर्दर रिस्क होने की संभावना कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। एक छोटा सवाल मेरा भी है केशव जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी रिपोर्ट नहीं आई। अपडेट के साथ ही अपने दर्शकों को बता दें, रिपोर्ट का कुछ अपडेट जरूर हमारे पास पहुंचा है जिसमें बताया गया कि चोट के निशान तो नहीं है, लेकिन अभी हार्ट को सुरक्षित रखा गया। डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहेंगे, हार्ट को सुरक्षित रखकर विसरा रिपोर्ट की ओर इशारा किया गया है कि विसरा रिपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। सर, ये किस तरह की रिपोर्ट है? और क्योंकि चौतरफा अलग अलग बयानबाजियां हैं, कई कमेंट्स हैं कि ये हत्या भी हो सकती है, जहर देके मारने की कोशिश हो सकती है, तो सर विसरा रिपोर्ट के बाद क्या कुछ किसी खुलासे की उम्मीद हम कर सकते हैं और भी ज्यादा डिटेल निकल कर आए, और विशेषकर ये किया क्यों जाता है? विसरा रिपोर्ट में तो मेन चीज ये देखी जाती है कोई पॉइजन है कि नहीं है, खास करके देखने के लिए हार्ट के अंदर। इसको अगर हार्ट, देखिए अभी तक अगर हार्ट अटैक होता है तो अब तक बता देते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि हार्ट का जैसे पोस्टमार्टम करते हैं तो हार्ट का हिस्सा नेक्रोसिस हो जाती है, वो हिस्सा खून की नस बंद दिखती है, और खास करके हार्ट का वो हिस्सा जहाँ पे नस बंद हुई है वो अलग तरीके का कलर हो जाता है, तो पोस्टमार्टम वाले बता सकते हैं। इसका मतलब या तो उनको डाउट है इसीलिए उन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है। लंग्स की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट के अलावा मेरे ख्याल से हार्ट और लंग दोनों को रखा हुआ संभाल के उन्होंने। लंग्स के अंदर लंग्स को लेकर सर क्लियरेंस आ गया है कि कहा गया कि शरीर में खून का थक्का, जिस पर हमने आपसे डिस्कस भी किया, वही पैर से लेकर फिर उनके फेफड़ों तक वो थक्का बना और उसके बाद इस तरह की मृत्यु की खबर आई थी। अच्छा, ये कंफर्म हो गया है जी? हाँ, तो ठीक है। इसका मतलब डेथ, कॉज ऑफ डेथ इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ है जिससे डेथ हुई है। अभी विसरा की रिपोर्ट इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि विसरा से ये पता लग गया एडिशनल कुछ पॉइजनिंग तो नहीं है, इसलिए वेट कर रहे हैं। तो मेरे द कॉज ऑफ डेथ इज वेरी क्लियर। इफ यू से कि अगर आ गया है कि खून का थक्का फेफड़े के नस में दिखा है, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, मैं आपको इससे दिखाना चाहूंगा, जैसे हार्ट है,
अगर आप देख पाए एक लास्ट प्रोग्राम में हार्ट के अगर आप देखेंगे, डॉक्टर विवेक को फुल स्क्रीन पर रखिए। बिल्कुल सर, आप क्लियर आ रहे हैं। मैं अपनी टीम से बोलूंगा फुल स्क्रीन पर आपको दिखाएं और हम थोड़ा क्लियर समझ पाएं। ठीक है, ये हार्ट का ये पूरा मॉडल है, आपको देख रहे होंगे। जो ये मेरा हाथ है, इसमें ये वेंट्रिकल है, ये जो ये लाल नीला ये दिख रहा है, लाल, ये लाल ये एओर्टा है, और ये है पल्मोनरी आर्टरी जो कि फेफड़े को जाती है, जो ब्लू कलर की है। तो यही इसी में अगर खून का थक्का आगे जाके लंग्स में चला जाता है, जो लाल वाला है एओर्टा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है, ये वेनस, ये डार्क ब्लू है वो वेनस सप्लाई जा रही है राइट एट्रियम में, और जो ये लाइट ब्लू स्काई ब्लू है वो फेफड़े को जा रही है नस। तो ये फेफड़े को जो नस जा रही है राइट वेंट्रिकल से, अगर खून का थक्का जब आ जाता है तो वो फेफड़े को पूरा बद चोक कर देता है, शॉक चला जाता है, सडन डेथ होती है। आई थिंक समटाइम वी ऑलवेज कॉल कि दिल का दौरा पड़ा है, हो सकता है ये लंग अटैक से पेशेंट की डेथ होती है। तो ये अगर आपको ये विसरा में आ गया पोस्टमार्टम में कि फेफड़े में खून का थक्का पाया गया है, फेफड़े की नस में खून का थक्का पाया गया है, और हार्ट को उन्होंने फिर भी इंटैक्ट रखा, वो विसरा रिपोर्ट दे वांट टू सी। ऐसा नहीं है कि सारे पल्मोनरी एम्बोलिज्म आल्सो लीड्स टू डेथ, वो देखना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ साथ कोई पॉइजनिंग भी हो, इसलिए विसरा के लिए वेट कर रहे हैं सर। क्योंकि बचाव और लक्षण को लेकर भी सर खबर इस तरह के लोग में कह सकते हैं, एक शंका होती है, वो समझना चाहते हैं क्या सर हमारी बॉडी पहले से कोई संकेत देना शुरू कर देती है इस तरह के, जब खून के थक्के वाली बात हम सुनते हैं? अगर पैर में सूजन आती है, कई बार पैर की सूजन को हम लोग उसको इग्नोर ना करें। अगर खास करके एक ही पैर में सूजन आ रही है, तो अगर एक पैर में सूजन आ रही है, दैट मोर इंडिकेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। दोनों में आ रही है तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन दोनों में कई और कारण भी होता है, हार्ट फेलियर भी होता है, कई बार प्रोटीन कम हो जाता है, एनएसआर का होता है, या दिन भर खड़ा होता है, वेरी है, तो ये अलग कारण होते हैं। लेकिन एक ही पैर में अगर सूजन आई, दाएं हो चाहे बाएं हो, पैर मतलब ये ऊपर नी से घुटनों से नीचे कहीं भी सूजन आ रही हो, एक पैर में आ रही हो, हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है, तो इसमें वीनस डॉपलर करके चेक कराएं, और उसमें पता लग जाएगा है तो आपको बेड रेस्ट कहा जाता है, उसमें दवाई देते हैं, खून पतला रखते हैं, और साथ साथ हम आईवीसी फिल्टर लगाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच है, मैंने लगाता हूँ रेगुलर। वेन के अंदर एक फिल्टर लगाया जिससे कि पैर की नस से खून का थक्का ऊपर ना जा पाए, केवल खून जाए। इसको आईवीसी फिल्टर, इंफीरियर वेना केवा फिल्टर, आईवीसी फिल्टर, ये एक रेगुलर इलाज है। बुनियादी गलतियां भी क्या हम समझ सकते हैं कि कुछ आदतें हमारी ऐसी वो रोजमर्रा की जिंदगी की हो सकती है? दवाओं का जिक्र किया, कई बार इसमें जिम की ऐसी दवाइयां शामिल होती है, ऐसे स्टेरॉइड्स हो सकते हैं जो इस तरह के थक्कों को न्योता देते हैं। कोई और सर ऐसे जो शायद जिम भी नहीं जाता है, इस तरह की आलतू फालतू दवाइयां भी नहीं लेता, किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए भी, और आम जिंदगी में भी उसको भी इस तरह की अगर समस्या हो सकती है, तो वो कौन सी गलतियां हम कह सकते हैं? नहीं, किसकी बात कर, जनरल बात तो पब्लिक की बात हाँ कर रहे हैं। जनरल पब्लिक के लिए रेगुलर इलाज कराते रहे, रेगुलर चेकअप करते रहे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रेगुलर चेकअप, होल बॉडी चेकअप हर 6 महीने पे, यंग हो चाहे ओल्ड हो, वो कराए तो उस पर हम सारी बातें पकड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा भी एक पक्ष जो कि राजनीति के रूप से हम समझने की कोशिश। अरे बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, यही डॉक्टर साहब मैं कहूंगा फिर एक बार आप और थोड़ा सा क्लियर कर पाएं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और क्लियरेंस हमारे सामने है। यही संक्रमण जो कि फेफड़ों तक पहुंचा था, क्या इससे सहमत हो सकते हैं हम कि यही कारण हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का और मौत का? 90% सहमत हो सकते हैं। अगर विसरा रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो इसका मतलब है कारण कॉज ऑफ डेथ। कोई अननेसेसरी पॉलिटिकल बातें ना करके हम ये सोच के सोचेंगे कि इनको एक ऐसी बीमारी हुई कि यंग लोगों में कॉज ऑफ डेथ है, और इसकी आगे लोग सीखे, जिससे कि खास करके जो यंग लोग हैं, वो जो जिम जा रहे हैं, मतलब मसल एनहांसिंग एक्सरसाइज दवाइयां खा रहे हैं, उनको रेगुलर वीनस डॉपलर कराते रहे।